आज आगे शुरू करते हैं पेज नंबर 3 पर। ठीक है, एक ध्यान रखो, कोई बाहर से आए जाए उसकी तरफ मुंह फाड़ना आपका काम नहीं है। ठीक है, आप क्या करते हो, आपकी क्लास का बच्चा अगर आ रहा है तो उसकी तरफ यूं मुंह फाड़ के देखोगे। अरे आपकी क्लास का ये देखा हुआ है बार बार, क्या उसकी तरफ, वो कोई नई एलियन थोड़ी है। तो ऐसा है, अपने काम पर ध्यान रखो बस। मैं पढ़ाता हूँ तो कौन आता है कौन जाता है मैं देखते नहीं बाहर की तरफ। अपने काम में खोए रहो, मन लगा कर काम करना, उसको कहते हैं ददचित होकर काम करना, एकाग्र होकर काम करना। कल एक शब्द आया था, थोड़ा सा मैं पूछना चाहूँगा आपको। आंख बंद करनी है पहले, क्योंकि मैंने वो उसका अर्थ जो है वो किताब के ऊपर ही लिखवा दिया था पेंसिल से, इसलिए आपको दिखेगा वो, इसलिए बंद कर लो आंख। कई शब्द लिखवाए थे मैंने, उनमें से एक पूछूंगा, आंख बंद कर लो जल्दी से और बताओ। विनिमय, हाथ पर कर लो। 1 2 3 4 5 हाथ खड़े हो गए। हाँ, ये क्या नाम है, गोरखाराम बता भाई। आदान प्रदान करना, विनिमय, वेरी गुड, ध्यान रखा करो। आदान प्रदान होता है लेना देना। ठीक है, चलो अब आगे पढ़ते हैं। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। बदलू एक चीज से ज्यादा चिढ़ता था, वो चीज क्या थी, कांच की चूड़ियां। क्यों? क्योंकि वो खुद लाख की चूड़ियां बेचता था बना बना करके, तो कांच की चूड़ियों से उसको चिढ़ थी। समझ गए क्या? यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुट जाता था। अंदर ही अंदर कुटना मतलब बोलता तो नहीं वो, लेकिन चिढ़ जाता था अंदर ही अंदर। और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता, और कभी मूड ऑफ होता उसका तो जिस लड़की ने या औरत ने कांच की चूड़ियां पहन रखी है उनको 2-4 शब्द सुना देता वो बदलू। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था। कौन कह रहा है ये मुझसे तो घंटों? हाँ, बालक लेखक है, क्योंकि अब तो लेखक बड़ा हो गया, कहानीकार बन गया, कहानी लिख रहा है। हम जो पढ़ रहे हैं वो कामतानाथ की कहानी लिखी हुई है, लेकिन ये बचपन की बातें बता रहा है। तो कह रहा है कि मुझसे तो बदलू बातें किया करता था प्रेम से, मुझे डांटता नहीं था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछ लेता तो कभी मेरे घर के बारे में, क्योंकि वो तो ननिहाल में आया हुआ था ना, तो उसके गांव की बातें बदलू पूछ लेता था। कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में पूछ लेता, क्योंकि बदलू तो ग्राम क्षेत्र में था, ग्रामीण क्षेत्र में। ठीक है, और वो लेखक से शहरी क्षेत्र की बातें पूछ लेता था कि शहर में क्या होता है, लोग कैसे क्या क्या दिन में क्या करते हैं। क्यों, गांव के लोग तो सुबह उठ करके खेतों में चले जाते हैं, पशुओं का काम करते हैं ना। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वह उत्तर देता कि शहर की बात और है लल्ला, शहर की बात अलग है। अब एक प्रश्न तो यहाँ ये बनेगा कि बदलू और बालक लेखक के बीच में क्या बातें होती थी, किस तरह की बातें करते थे। तो 3-4 लाइनें अभी मैंने पढ़ी है, वो इसका उत्तर हो गया। ठीक है, ये अतिरिक्त प्रश्न है जो पाठ के बीच में, पाठ के अंत में नहीं दिए होते, बीच में से बने होते हैं। तो इनका उत्तर आपको, जितने भी एक्स्ट्रा प्रश्न मैं बोल रहा हूँ वो आपको घर पर जाते ही लिख कर लाने हैं। ठीक है, पीछे वाले तो करने ही करने हैं, बीच वाले भी, क्योंकि मैं आपका अभ्यास यहीं से करवा रहा हूँ। 9th 10th 11वीं 12वीं वाली अभ्यास। क्यों? क्योंकि कभी भी 12वीं में बोर्ड में पाठ के पीछे वाले प्रश्न नहीं आते। क्या हुआ अगर एक कुदरती संयोग से आ गया तो, समझ गए क्या? बाकी अंदर से बनकर ही आते हैं, तो उनका अभ्यास मैं अभी से शुरू करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो जो प्रश्न बता दूं वो घर से करके लाना है, नहीं समझ में आए तो दोबारा पूछ लो। क्या बातें करता था वो बदलू के साथ लेखक? एक तो पढ़ाई की बातें पूछ लेता था उससे, और फिर शहर की जिंदगी कैसी है, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, ये बातें पूछ लेता। और कभी कभी पूछ लेता कि गांव, वो बता देता कि गांव शहर के लोग जो औरतें हैं वो कांच की चूड़ियां पहनती है, तो वो कहता कि नहीं, कांच की नहीं पहननी चाहिए, लाख की पहननी चाहिए, पर शहर वाले पहनते हैं तो वो अलग बात है।
अब यहाँ एक शब्द और आया है, उसका ज्ञान दे रहा हूँ। यहाँ आया और, अंडरलाइन करो पहले तो, उसको रेखांकित करो। मिल गया क्या? शहर की बात और है लल्ला। अब और के अर्थ देखो, कच्ची पेंसिल है, बिना दबाव दिए हल्के अक्षरों में, छोटे छोटे अक्षरों में और लिखो। 2-3 बार बताता हूँ मैं आपको। यहाँ देखो, एक तो और होता है तथा। क्या होता है? तो कोई वाक्य बनाना पड़े तो राम और श्याम पढ़ते हैं। क्या लिखोगे? राम और श्याम पढ़ते हैं। समझ में आई बात है? एक और होता है अधिक। अधिक, मुझे और खीर डालो, इतनी तो मैंने खा ली। समझ में आ रही क्या? मुझे और पुस्तकें चाहिए, मतलब ज्यादा। नहीं समझे? वाक्य क्या बनाओगे? मुझे और दूध दो, और दूध दो, मतलब इतना तो मैंने पी लिया, और दो, मतलब ज्यादा दो। एक और होता है अन्य। यह काम कोई और ही कर लेगा। यह काम कर लोगे क्या? यह काम कोई और ही कर लेगा। कर लोगे? ऐसे बना लोगे? तो ये 3 वाक्य है। आप रफ कॉपी पर एक बार लिख लो, बाद में हिंदी वाली पक्की कॉपी पर ये तीनों होने चाहिए। मैं चेक करूंगा तब। बीच में जो कुछ भी बता दूं व्याकरण संबंधी, वो नोट करना है, और यहाँ नोट करना जरूरी है। हमेशा याद रखा करो छोटी छोटी बातें। यही बातें आपका आधार मजबूत करती है। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में आगे पहुंचोगे तो और बच्चों से अलग ही रहोगे आप। और बच्चों से यानी अन्य से। ये वाला बोल दिया था मैंने अभी, ठीक है? और बच्चों से अलग ही दिखोगे। और बच्चों से मतलब अन्य बच्चों से। तो और के कई अर्थ बता दिए ना, इनको नोट करो। और ये मैं पेपर में भी दूंगा। जैसे ही एक पार्ट खत्म हो जाता है वैसे ही छोटा सा टेस्ट लूंगा, या 2 पार्ट पूरे जाएंगे तब 2 का मिलाकर ले लूंगा। और अगर फर्स्ट आया कोई, बीच वाले प्रश्न दूंगा जो मैं बना के देता हूँ, लास्ट वाले नहीं। हाँ, लास्ट वाले तो यूं ही अभ्यास के लिए होते हैं। बच्चे ने कितना गहराई से पढ़ा है, ये तो अंदरूनी प्रश्न पूछते हैं तब पता चलता है। व्याकरण में जो बीच में कोई चीज़ आती है वो, तो ये चीज़ें आपको नोट रखनी है। समझ में आई बात? नोट कर ली क्या? अब आगे देखो। अच्छा, यहाँ जो और आया है उसका अर्थ और लिख लो। शहर की बात और है लल्ला। और मतलब अलग है। वो कहता है गांव से अलग बात होती है वो। यहाँ और का अर्थ लिख लो अलग है। और का अर्थ लिख लो अलग है। और के कई अर्थ निकलते हैं। वो कह रहा है गांव से अलग है शहर, तो उसकी बात अलग ही है। उसकी बात है अलग है, ठीक है? तो ये और 4 अर्थ बता दिए मैंने। चारों आपकी कॉपी पर होने चाहिए। मैं कह रहा हूँ जो एक्स्ट्रा कराता है ना उसको नोट रखा करो, हल्के में मत लो, यूँ कह रहा हूँ मैं। समझ यही बात है? वहाँ तो सभी कुछ होता है। वो कह रहा है शहर में तो हर चीज़ नई, हर जीवन शैली में नई नई गतिविधियाँ होती है। और गांव का जीवन तो एक स्थिर डरे पर चलता है ना? सुबह उठना, खेत खलिहान का काम करना, पशु का काम करना, ठीक है ना? तो ये गांव के निश्चित काम होते हैं। शहरों में तो अलग अलग नौकरियों पर जाते हैं, अलग अलग काम करते हैं। तो कह रहा है वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती है। बदलू कह रहा है ये बालक लेखक को कि बेटा शहर की बातें छोड़, वहाँ तो गांव से अलग ही मतलब माहौल है, अलग ही संस्कृति चल पड़ी है कि जो पाश्चात्य संस्कृति की नकल करते हैं। पति पत्नी हाथों में हाथ डाल करके चलते हैं, और गांव में तो ऐसा नहीं करते। थोड़ा मारवाड़ी में बोलते हैं कान कायदा रखते हैं, मतलब थोड़ा लिहाज रखते हैं बड़े बुजुर्गों की, बच्चों की, है ना? तो अब देखो मैंने कल भी बताया था, हर एक देश की अपनी संस्कृति अलग है होती है।
और जो देश अपनी संस्कृति खोने लगता है तो उसका वजूद भी नष्ट होने लगता है। आपकी जड़ें मजबूत होगी तो आप खड़े रहोगे, आपकी जड़ें कमज़ोर हो गई तो आपकी संस्कृति लुप्त होएगी, उसकी जगह दूसरी संस्कृति चल पड़ेगी। समझाई बात है। अब कई अपने बेटे को सिखाते हैं रेन रेन गो अवे, रेन रेन गो अवे। कोई भी मेहमान आता है ना तो बेटे को कहते हैं अंकल को पोइम सुना। वो कविता नहीं बोलते, अंकल को पोइम सुना। वो सोचते हैं कि अगर पोइम बोलेगा, कविता नहीं बोलेगा, पोइम बोलेगा तो ज़्यादा सभ्य होगा, पढ़ा लिखा होगा, समझदार कहलाएगा। बेटा पोइम कहने से वो होशियार माना जाएगा और कविता कहने से बैकवर्ड माना जाएगा। ये होता है क्या? अपने शब्दों पर, अपनी भाषा पर, अपनी संस्कृति पर गर्व करना सीखो। रेन रेन गो अवे ये सुनवाते हैं। अरे यहाँ यार जैसलमेर में बाढ़ में हमें यहाँ तो बरसात की जरूरत पड़ती रहती है बेटा। तो वहाँ गीत क्या होता है? रेन रेन गो अवे। यहाँ गीत क्या होते हैं कि राजस्थान में अंग्रेजी कौन बोलता है? यहाँ होता है बरस बरस रे मारा इंद्र राजा, थारे बरसा हमारा काम सरेसी। मतलब आप बरसोगे तभी बादल बरसते ना तो भूमि भी खुश होती है और हरी भरी हो जाती है। पशुओं को चारा मिल जाता है चरने को। समझ गए क्या? किसान के चेहरे पर खुशी आ जाती है, फसल लहलाती है। और बच्चों में ही खुशियाँ होती है, बरसात में नहाते हैं, पानी दे गुड़दानी दे, काले मेघा पानी दे, है ना। तो यहाँ के गीत अलग है। आप अपनी संस्कृति को भूल करके और रेन रेन गो अवे ये सिखा रहे हो और अपने आप को समझदार मान रहे हो। ऐसा बुद्धू लोग करते हैं। अपनी भाषा पर, अपनी संस्कृति पर, अपने घर परिवार पर, अपने देश पर गर्व करना सीखो। समझाई बात है? किसी की संस्कृति देखकर अपनी संस्कृति खो मत। अब कहते हैं अंकल ये पाश्चात्य देशों में होता है क्योंकि वहाँ विवाह शादी रिश्ते ये होते ही नहीं। अब अपने तो क्या है, कितने रिश्ते हैं, मामा चाचा ताऊ काका जीजा फूफा, होते हैं कि नहीं होते? और वहाँ तो सब कोई फूफा है तो अंकल है, मामा है तो अंकल है। क्या तो संस्कृति है वो। समझाई बात है? वहाँ शब्द कम है बेटा। SUN सन मानी सूर्य। क्या होता है SUN? सूर्य। संडे SUNDAY संडे, सूर्य का दिन यानी रविवार। रवि सूर्य को बोलते हैं। वहाँ तो सूर्य के लिए सन ही है और कोई शब्द नहीं है। हमारे यहाँ तो इतने शब्द हैं सूर्य के, दिनकर, रवि, भास्कर, भास्वर, सूरज, मार्तंड, इतने इतने शब्द हैं। तो हमारी तो भाषा समृद्ध है पहले से ही। इतनी समृद्ध भाषा को छोड़कर अंकल अंकल करवाना बच्चे से तो वो रिश्ते ही भूल जाएगा। एक चुटकुला सुना देता हूँ आपको बीच में। हम कॉलेज में थे तो NSS का कोई कैंप था, वहाँ बैठे थे। तो वहाँ हमारे एक बार हनुमानगढ़ में सियाराम मीणा कलेक्टर आए थे। तो एक लड़का थोड़ा बताने लग गया कि वो हमारे रिलेटिव है, ये है वो है। कोई बड़ा आदमी होता है ना, उससे संबंध जोड़ना अपने आप को गर्वित करने मानते हैं यहाँ के लोग। ठीक है, हर कोई मानता है। जैसे कोई यहाँ थानेदार आ गया तो किसी का थोड़ा बहुत भी जानकार है ना तो वो गर्व करेगा कि हमारे रिश्तेदार है वो थानेदार। समझ में आई क्या बात है? तो वो ऐसे ही गर्व महसूस करा था कि वो सियाराम मीणा हमारे रिश्तेदार हैं, जान पहचान के हैं, ताकि लोग उसका प्रभाव माने, है ना। ऐसा होता है, एक अहम होता है। तो मेरे मन में भी हंसी की बात आई है एक मन में। तो मैंने कह दिया हमारे भी रिश्तेदार है वो। तो वो बोले तुम तो पूनिया हो, वो तो मीणा है, तुम्हारे रिश्तेदार क्या हुए, कैसे? मैंने कहा मेरे जीजा जी की नंद उनके ब्याही हुई है। तो वो शहर के थे, उनको पता नहीं। क्या बोला कि यार मीणा की मतलब कैसे शादी कैसे हो गई? मैंने कहा लव मैरिज करवा ली थी। इतने में ये एक मेरा दोस्त जो गांव से संबंध रखता था, कॉलेज में बैठा था, उसने कहा जीजा की ननद है? जीजा की ननद होती है क्या? बहन की तो ननद होती है, जीजा की ननद होती है कोई? बहन की होती है कि जीजा की? तो आपने गौर नहीं किया। मैंने कहा मेरे जीजा की ननद ब्याही हुई है, उनके शादी की हुई है जीजा की ननद। जीजा की ननद होती है? तो उन झंडुओं को पता ही नहीं चला
एक गांव का जो था उसको थोड़ा पता लगा, तो उसने कहा जीजा की ननद। मैं कहा चुप, मैंने इशारा कर दिया चुप इनको कुछ नहीं पता। तो ये रिश्ते नाते खत्म हो रहे हैं। समझ आ रही बात है? अपनी संस्कृति को जिंदा रखो। मैं यूँ नहीं कहता कि दूसरों की संस्कृति में कमियां निकालो, उनका अलग कल्चर है यार, उनको अपने हिसाब से जीने दो। मैं किसी की कमियां नहीं निकाल रहा, लेकिन अपनी जो चीज़ है उस पर गर्व करना एक अलग बात है। जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु नीरा है और मृतक समान है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। जिसे अपने देश पर अपनी उपलब्धियों पर गर्व नहीं होता, वो कोई इंसान नहीं होता। पशु नीरा है और मृतक समान है। पशु के समान है, उसके पूंछ और सींग नहीं होते। आगे देखो, वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़ सड़कों पर घूमती भी है, और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच न आ जाए। कह रहा है कि उनकी कलाइयाँ, शहर वालों की कलाइयाँ तो कोमल होती है, अगर लाख की चूड़ियाँ पहनेगी तो वो तो कलाई में मोच आ जाएगी। ये एक तो कहने की बात है, व्यंग्य है थोड़ा सा हल्का सा। अब गांव की औरतें तो 100 तरह का काम करती है, पशुओं को दूहती है, खेत खलिहान का काम करती है, गोबर उसका पशुओं का वो काम करती है, तो रात दिन हाथ चलते रहते तो हाथ में कठोर होते हैं, मजबूत होते हैं। और शहरों में ऐसे काम होते नहीं है। तो शहरों की औरतों के हाथ और गांव की औरतों के हाथ में फ़र्क होता है ना ताकत में। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता था। खातिरदारी करना मतलब सेवादारी करना, मतलब उसकी मेहमानवाजी करना। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता, वो सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता। ये बालक लेकर कह रहा है कि जब उनकी गाय ब्याई हुई होती, मतलब गाय दूध देती होती, उस समय वो मलाई उतार कर गरम गरम दूध के ऊपर से लेकर के लिए रखता था बदलू। ठीक है ना, चाव करता था बालक का। तो ये उसमें काम आएगी ना लाइन कि बालकों से लगाव रखता था, प्रेम, बाल प्रेमी था। बताया था ना कल बदलू का व्यक्तित्व कैसा होता है, कल बताया था। तो मैंने कहा था कि व्यक्तित्व वाले जो प्रश्न होते हैं वो बनाने पड़ते हैं, और पाठ में जैसे जैसे बातें चलती रहती है वहीं से बातें निकाल करके किसी भी पात्र का चरित्र चित्रण करना होता है। और आम की फसल में तो मैं रोज़ ही उनके यहाँ से 2-4 आम खा आता था। जब आम तैयार होते तो जो बदलू है वो बालक लेखक को आम देता था रोज़ 2-4 खाने को। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त होता है अलावा। मैंने पहले भी कहा था, ये जो शब्द आते हैं इनको गौर से देखा करो, मैं उनका उच्चारण कैसे करता हूँ उस उच्चारण पर ध्यान दिया करो। वो शब्द उच्चारित करना सीख जाओगे, लिखा हुआ देख लोगे तो वो आगे से गलत नहीं होगा। अतिरिक्त, अगर मैं 10 दिन बाद ये शब्द लिखवाऊँ अतिरिक्त, तो लिख दोगे? मैं पक्का लिखवाऊँगा। जैसे ही 1 या 2 पाठ खत्म हो जाएंगे 20 शब्द लिखवाऊँगा इन्हीं पाठों में से, और 20 में से 20 सही आ गया, एक 10 रुपये का पेन। 20 में से 18 सही आ गई, 5 रुपये का पेन। और 20 में से 15 सही आ गई तो एक पेंसिल। और 20 में से 10 सही आ गई तो उनको एक टॉफ़ी। और 10 से आधे से भी कम सही आए तो उनके ये वाली चॉकलेट पटाड़ पटाड़ पटाड़। ये मेड इन इंडिया टॉफ़ियाँ हैं, मेड इन इंडिया। ठीक है ना। तो इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वो था लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए 2-4 गोलियां बना देता था। अच्छा लगने का एक कारण बताया था पहले मैंने, क्योंकि तब तक पाठ उतना ही चला था। अब अगर कोई 1 नंबर की बजाय 2 नंबर का प्रश्न बना दे और कहे कि बालक लेखक को बदलू अच्छा क्यों लगता था, तो 2 बातें और जुड़ गई यहाँ। एक तो क्यों अच्छा लगता था, वो उसका चाव रखता था, लाड रखता था, है ना, खातिरदारी करता था, दूध की मलाई उतार कर देता था, आम देता था। और सबसे बड़ी बात जो है जिससे बच्चों को चाव होता है, वो लाख की गोलियां बना कर देता था, जिसका कलेक्शन करता था, इकट्ठा करता था। थे को भेड़ी करतो नहीं। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टियों में, मतलब ज़्यादातर हर गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ चला जाता था और 1-आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आता था। छुट्टियों में नानी के पास ही। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा।
तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई। एक लंबी अवधि, अवधि होता है समय, एक लंबी अवधि, अंग्रेजी में बोलते हैं पीरियड, एक लंबे पीरियड के बाद मैं अपने मामा के गांव न जा सका। अपने मामा के गांव, हाँ, क्यों नहीं जा सका भाई? क्योंकि उसके पापा का ट्रांसफ़र हो गया था, बदली हो गई थी। शब्दों पर पकड़ रखो, ज्ञान हर चीज़ का होना चाहिए। यूँ नहीं है कि कोई कहे अवधि, अपने समझे ही नहीं, अवधि को जानो। कोई कहे ट्रांसफ़र, तो समझो भाई, ज्ञान लो, ज्ञान बड़ी चीज़ है। ज्ञान हर चीज़ का होना चाहिए और गर्व अपनी संस्कृति पर करो, ठीक है। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी अब रुचि नहीं रही थी। समझाई बात है? बच्चे होते हैं तभी तक रुचि होती है। अब तो लेखक कई साल बाद गया तो खुद लेखक 12वीं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हो गया होगा, तो इतने सालों बाद अब वो बचकाना हरकतें छोड़ दी, वो रुचियाँ कम हो गई। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान नहीं आया। गोलियाँ लाने के लिए जाता था वो लाख की, और वो उसको चाहिए नहीं थी, उसकी रुचि बदल गई, सोच अलग हो गई, काम अलग हो गए, तो वो उसी गांव में रहा कई दिन तक, पर बदलू के पास जाना याद ही नहीं आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनने लगी। ये है बदलाव। पहले गांव की सारी लड़कियां या औरतें लाख की चूड़ियां पहनती थी, और अब शहरीकरण हो गया, प्रभाव आ गया, तो अब है कांच की चूड़ियां। ये तो वो लेखक अपने समय की बात आ रहा है। आज के समय में बात करें तो लड़कियों ने, औरतों ने चूड़ी पहनना ही छोड़ दिया, टिक्की बिंदी छोड़ दी, धीरे धीरे मंगलसूत्र भी छोड़ देंगी। पता नहीं क्या संस्कृति को नज़र क्या लगी, वो छोड़ना चाह रहे हैं। और मैंने तो पढ़ा था एक जगह किसी निबंध में कि भारत की नारियां भले ही राष्ट्रपति पद तक पहुंच जाए, लेकिन वो करवा चौथ का व्रत रखना नहीं भूलती। ये अपने संस्कार है, जिंदा रखने चाहिए। क्या विरले ही हाथों में, विरले होता है बहुत कम, विरले बहुत कम। जो नए शब्द आते हैं उनके अर्थ याद रखने आपकी ड्यूटी है। विरले, हाँ, विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियाँ देखी है। मतलब गांव में भी ज़्यादातर औरतें क्या पहनने लगी? कांच की चूड़ियाँ, और बहुत कम औरतें लाख की चूड़ियाँ पहने हुए थी। तब एक दिन सहसा अचानक चम्मच अचानक, ये शब्द लिखवाऊंगा बेटे 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, अगले सप्ताह सोमवार को, ऐसे तब पता लगेगा आप कितना गहराई से पढ़ते हो। ये क्या करोगे आप? अभी जो यहाँ अंडरलाइन करके लिख रहे हो, वो अपनी कॉपी में जब ये पाठ के प्रश्न करने लगो तो उससे पहले ही शब्दार्थ उतार लिया करो, जितने भी हों। और जितने ज़्यादा शब्दार्थ याद करोगे तो 10वीं 11वीं 12वीं में जो अपठित आता है उसको जल्दी समझ जाओगे, क्योंकि जितने ज़्यादा शब्दों का अर्थ आता होगा उतना ही ज़्यादा भावार्थ आप समझ पाओगे। तो एक दिन सहसा अचानक मुझे बदलू का ध्यान आ गया। ये कह रहा है मैं नानी के पास गया हुआ था, कई दिन हो गए, ध्यान में आया ही नहीं। एक दिन ध्यान में आ गया कि बदलू काका, वो काका तो नहीं कहना चाहिए पर वो बदलू काका ही बोलता था, उसका ध्यान आ गया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई। कोई छोटा टुकड़ा लग गया, खून आने लगा। कांच की चूड़ी थी, टूट गई, और कांच का छोटा छोटा कण जब टूटते हैं ना, छोटे छोटे कण होते हैं, वो घुस गए हाथ में। तब वो चूड़ियों की बात हुई तो उसको बदलू की याद आ गई। उससे खून बहने लगा था। मेरे मामा उसमें घर पर नहीं थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी थी। तभी सहसा अचानक मुझे बदलू का ध्यान हुआ आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं कि यार बहुत साल हो गए, चलो मिल के आते हैं, बहुत साल हो गए, मिल के आते हैं।
अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे खाट पर लेटा था। यहाँ एक शब्द आया है, गौर करो। वहीं क्या दिखा आपको? इसके ऊपर अनुस्वार है कि नहीं? बिंदी है कि नहीं? वहीं, इसको क्या पढ़ोगे? वहीं क्या पढ़ोगे? अच्छा, अब मुझे हाथ पर करके बताओगे, इस बिंदी को अगर मैं हटा देता हूं तो क्या बोलोगे? वही। वही। दोबारा बोलो, वही 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 वही। अब अंतर कौन बता सकता है दोनों का? बताया हुआ है बेटा, पिछले साल मैंने बताया था। मैं ऐसी बातें पहले बता दिया करता हूँ, पाठ तो मेरा यूं ही चलता रहता है। मैं सिलेबस की तरफ ध्यान नहीं देता। मुझे पता है जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो सिलेबस तो पूरा होगा ही होगा। मेरे दिमाग में ये रहता है कि बच्चों को कुछ नया सिखाऊं, नया बताऊं, और ये आपकी बेवकूफ़ी है कि उसको याद नहीं रखते। मेरा बताया हुआ है। इन दो शब्दों में अंतर बताना है आपको। एक तो है वही और एक है वहीं। बोल कर देखो, सोच कर देखो, ध्यान में आएगा। वही और वहीं। अगर ध्यान में नहीं आ रहा तो इनका वाक्य में प्रयोग करके दिखाओ मुझे। एक मिनट। हाँ, वेरी गुड, सही दिशा में चल रहा है। अभी ऐसा करो, रफ कॉपी निकालो, पाठ चलता रहेगा, कोई बात नहीं। आप सिलेबस मुझे करवाना है, मैं करवा दूंगा। आप रफ कॉपी लो और पहले तो ये शब्द लिखो वही, और उसके नीचे वाली लाइन में लिखो वहीं, और इनके आगे ऐसे तीर का निशान लगा करके एक एक वाक्य बनाओ। और अभी मैं चेक करूंगा सही वाक्य बनाया है या गलत है। दोनों शब्दों पर वाक्य में प्रयोग कैसे करते हैं, पुरानी बात हो गई, दोबारा रिपीट कर देता हूं। जैसे मुझे छाया पर वाक्य प्रयोग करना है तो वह छाया में बैठा है, पेड़ में छाया देते हैं, ऐसे वाक्य प्रयोग हो जाते हैं ना। और जिन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करो उनको रेखांकित कर दिया करो। अब इस और इस दोनों शब्दों का वाक्य में प्रयोग करके दिखाओ। चलो करो। जो कर ले वो मुझे हाथ पर करके बता देना कि मैंने वाक्य प्रयोग कर लिए दोनों के। एक बार सारे सुन लो। वही आदमी के लिए आता है, पुरुष के लिए आता है। यह वही लड़का है जो मुझे बाजार में मिला था। वही, यह वही लड़की है, वह से बन गया वही। समझ गए? सर्वनाम। अच्छा, वह उससे बन गया वही, और ऊपर बिंद लगा दी तो नाक से बोले वहीं। ये पुस्तक वहीं पर रख दो। वहीं आता है स्थान के लिए। बोल के देखो दोनों। वही लड़का है, वही, और एक है वहीं पर रख दो। ये पुस्तक वहीं पर रख दो। समझ आ रही है? कितनों के ध्यान में आई? हाथ पर करो। दिखा? वही चीज है, वही लड़का है। पहला वाक्य सही नहीं जचा। वही फल है, उसने वहीं पर पानी डाला। हाँ, ये ठीक है, वहीं पर पानी डाला। यह वही लड़का है जो मुझे मिला था, या यह वही लड़का है जो कम पढ़ता है, या यह वही लड़का है जो मेरिट में आया था। समझ आ रही बात है? तो ये ऊपर बिंदी से शब्द क्या हो गया? अलग हो गया, नया शब्द बन गया। वो नहीं रहा। आप सोचते हो बिंदी से क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। एक तो तेज चिता जिसको सब सैया बोलते हैं, और इसके ऊपर बिंदी लगा दें तो क्या हो जाएगा? चिंता यानी फिक्र। आप बोलोगे मद तो हो जाएगा नशा, मदहोश होना, और उसके ऊपर बिंदी लगा दो तो मंद हो जाए धीमा, मंद मंद हवा बह रही है। बिंदी से बहुत फर्क पड़ता है बेटा। हिंदी की तो बिंदी भी बोलती है, हिंदी की तो बोलती है कि नहीं बोलती? बुला के दिखाऊं बिंदी को? मद, मंद, अलग आवाज नहीं आई। वो किसके कारण आई? बिंदी के कारण। तो हिंदी की तो बिंदी भी
बोलती है, याद रखा करो। और आप ऐसे बोलो ना वही चबूतरे पर, तो भी पता ही नहीं चलेगा। वही मत बोलो, वही चबूतरे पर, खाट पर, चारपाई पर लेटा हुआ था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। तो नमस्ते बदलू काका, इसके आगे संबोधन चिन्ह लगा हुआ है। देखो विस्मय बोधक चिन्ह और संबोधन चिन्ह एक ही होता है, एक जैसे ही आकार होता है, ठीक है। किसी को संबोधित किया जाता है तो भी आ जाता है, विस्मय हर्ष विषाद के साथ भी आ जाता है। तो नमस्ते बदलू काका, ये संबोधन कर रहा है ना, तो ये पूर्ण विराम है क्या ये? नहीं। तो क्या है? विस्मय बोधक। विस्मय बोधक है, लेकिन यहाँ विस्मय बोधक नहीं है, यहाँ संबोधन। संबोधन समझ गए क्या? किसी को पुकारना, तो वो पुकार रहे ना, बुला रहे ना कि नमस्ते काका, तो फिर ये संबोधन हो गया। संबोधन कर रहा है वो काका को। किसको पुकार रहा है? काका को। तो ये संबोधन चिन्ह कहेंगे। यहाँ विस्मय नहीं है, आता ये दोष गई है, विस्मय बोधक में भी आ जाएगा, संबोधन में भी आ जाएगा, एक जैसा ही है। समझ में आ रही है क्या? ये जो मैं पाठ पढ़ाते पढ़ाते बीच में जो बताता होता हूँ ना, जो कुछ भी बताता होता हूँ, ज्ञान वो है, पढ़ाई वो है। ये चैप्टर तो बदल जाएंगे, दूसरी से कराएगी वो ले आएगी, या नहीं भी लाएगी तो कई साल हो जाएंगे तो फिर बदले दिए जाएंगे। पढ़ाई ये पाठ नहीं है। इन पाठों में जो कुछ सीखने को मैं बता रहा हूँ वो पढ़ाई है, वो शिक्षा है, वो मत भूला करो। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? नमस्ते भैया, ये प्यार से बोल दिया, क्योंकि अब तो लेखक बड़ा हो गया ना, और वो बिल्कुल बच्चा होता तो कहता नमस्ते बेटा, है ना। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दे दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं। रावल खड़ा हो बेटा। इसमें लास्ट वाला, हाँ, इसमें एक बात आई है कि उसने मुझे पहचाना नहीं। किसने किसको नहीं पहचाना? जोर से बोल। हाँ, बदलू ने लेखक को नहीं पहचाना। अब तुम बताओ क्यों नहीं पहचाना? क्योंकि वो बड़ा हो गया। कई दिनों बाद आया था, ये तो छोटा कारण है। नहीं, कई वर्षों बाद आया, ये तो छोटा कारण है। बड़ा हो गया। बड़ा कारण ये है कि पहले वो बच्चा था, अब बड़ा हो गया। बड़े में होने से थोड़ी शक्ल बदल जाती है। अब मैं मान लो मैं हूँ, मैं 4-5 साल बाद आपको दिखूं तो आप पहचानोगे नहीं? पहचान लोगे। लेकिन बच्चा जो होता है ना, वो जब 18, 20, 22 साल का होता है ना, तो उस बच्चे में उसमें काफ़ी अंतर हो जाता है, इसलिए नहीं पहचान पाया। अकेला कई सालों की बात नहीं है, कई वर्ष। अरे कई वर्षों की बात नहीं होती यार। अब मैं 5 साल बाद तेरे सामने हूँ तो पहचानेगा नहीं? तो फिर वर्षों की बात नहीं होती। बात यह है कि वो बचपन में देखा था, बचपन का, और उसकी शक्ल बदल जाती है। अरे आप छोटे हो और आप 12वीं में आओगे, कॉलेज में आओ, तो ये होंगी आपके 3-3 सेंटीमीटर की मुच्छें। अरे वो 3-3 सेंटीमीटर की मुच्छें होंगी आपकी, तो तब मैं पहचानूंगा क्या? फिर आपको बताना पड़ेगा, मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। आपको बताना पड़ेगा कि गुरुजी हम सन 2024 में वहाँ पढ़ते थे, आपके पास 23 में वहाँ पढ़ते थे। नहीं बताओगे क्या? तब थोड़ा थोड़ा पहचानूंगा। तो बच्चे की शक्ल और बड़े की शक्ल में अंतर आ जाता है। वो तो कारण है ही कि कई दिनों बाद मिला था, वो तो कारण है ही, लेकिन मेन कारण वो नहीं है। मेन कारण है चेहरे में बदलाव आ गया था। नहीं समझे क्या? हाँ, आगे देखो। तो पहचाना नहीं तो देर तक मेरी ओर निहारता रहा। निहारना मतलब देखना, ये शब्दार्थ लिख लो। इसमें दिया हुआ क्या? निहारना। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ जो इसमें दिया नहीं होता ना लास्ट के शब्दार्थों में, और मैं बता दिया करता हूँ, वो भी यहाँ ऐड कर लिया करो, जोड़ लिया करो, ठीक है। और जितनी ज़्यादा शब्दार्थ याद करोगे आपकी हिंदी उतनी सुदृढ़ होती चली जाएगी। अब आगे देखो। मैं हूँ जनार्दन काका। काका मतलब फिर वो संबोधन कर रहा है कि मैं जनार्दन हूँ। लेखक का नाम क्या है? कामतानाथ, लेकिन वो तो साहित्यिक नाम है, साहित्य लिखते हैं वहाँ ये लिखा करते हैं, लेकिन हो सकता है उसमें घर का नाम है जनार्दन हो, ठीक है ना। तो कह रहा है मैं हूँ जनार्दन काका,
आपके पास से गोलियां बनाकर ले जाता था ना, बच्चा था तब मैंने अपना परिचय दिया, बता दिया। इस लाइन को दोबारा देखो, मैं हूं जनार्दन काका। अगर आप इसको यूं पढ़ोगे, मैं हूं जनार्दन काका, तो यूं हो जाएगा कि मैं जनार्दन काका हूं, गलत हो जाएगा वो। दोबारा समझो इसको। यहां मैं क्या बता रहा हूं, विराम चिन्हों का महत्व बता रहा हूं। विराम चिन्ह जो होते हैं ना, कोमा यानी अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, विस्मयबोधक चिन्ह, कोष्टक और प्रश्नवाचक चिन्ह, इनका अपना महत्व होता है। तो मैं यहाँ विराम चिन्हों का महत्व बता रहा हूँ। अगर ये कोमा हटा दें, मतलब ये अल्प विराम हटा दें, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, मैं हूँ जनार्दन काका। क्या बोलेंगे, मैं हूँ जनार्दन काका, तो गलत हो जाएगा ना। तो ये तो उसको बता रहा है, तो यहाँ अल्प विराम आएगा, मैं हूँ जनार्दन काका। कह रहा है, हे काका मैं जनार्दन हूँ, नहीं समझे क्या? तो इस कोमा से अर्थ अलग नहीं हो गया। एक दिन मैंने आपको बताया था, यहाँ देखो, उसे रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। अब यहाँ देखो, उसे रोको मत जाने दो। अब पता ही नहीं उसको बैठाना है या भेज देना है। जैसे मान लो मैं बाहर गया हूँ, बेटा घर पर है, मेरा कोई दोस्त आया, बेटे को पूछने लगा आपके पापा कहाँ हैं, फिर वो मुझे फ़ोन करके बताए कि आपके मित्र आए हुए हैं। अगर मैं यूं कह दूं उसे रोको मत जाने दो, तो वो क्या समझेगा, बैठाना है या भेजना है, पता ही नहीं चल रहा। तो ये अल्पविराम लगाओ, उसे रोको मत जाने दो, मतलब मैं आ रहा हूं तब तक बिठाए रखो, ठीक है, उसे रोको मत जाने दो। और अगर मैंने ये यहाँ नहीं लगाया, यहाँ लगा दिया, तो अब इनको एक साथ बोलूंगा, उसे रोको मत जाने दो। फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? हाँ, तो बेटा विराम चिन्ह ऐसे ही नहीं होते। तो ये दोबारा देख लो, मैं हूं जनार्दन काका, ये संबोधन कर रहा है। आपके पास से गोलियां ले जाता था बनवा कर, मैंने अपना परिचय दे दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, बोला नहीं कुछ। मानो वह अपने स्मृति पटल पर, स्मृति आंख फाड़ो, गौर से देखो, स्मृति। अच्छा देख लिया, आंख बंद करो, जो देखा उसको बोल के बताओ, नहीं एक एक अक्षर बोल के बताओ। आधा से मैं के नीचे री ऋषि की मात्रा छोटी थी, स्मृति। आंख एक बार द्वार देखो, स्मृति देखो, देख ली। अब आंख बंद करो, फिर भी दिखेगा, आंख बंद करो, स्मृति दिखेगा आपको, पक्का ही दिखेगा। और नहीं दिख रहा तो एक बार आंख खोल के दोबारा देखो, स्मृति देखो, आंख खोल के देखो, अब आंख बंद करो, दिखेगा आपको स्मृति, ऐसे ही दिखेगा जैसा किताब में है। तो ऐसे करके दिमाग से जोर देकर कोई शब्द देखते हो, वो दिमाग में फीड हो जाता है। क्या? हाँ, सेव हो जाता है वो, सेव, फिर पता चल जाता है। एक बार आपने यूं देख लिया ना स्मृति, तो अब आपके सामने कोई यूं लिखेगा ना से मैं रीति, तो आप कहोगे ओ बकवास क्या लिख दिया, ये सही है। समझ आ रही क्या? ऐसे गलतियां दूर होती है सचेत रहने से। अब मुझे ना बड़े बड़े लोग कहते हैं कि भूप जी आप है ना हिंदी के टीचर हो यार, हमारे से थोड़ी एप्लीकेशन लिखते हैं, कुछ ऑफिस में काम करते तो मात्राओं की गलती हो जाती है, कैसे दूर करें? मैंने कहा अब नहीं होगी, अब बड़े मुश्किल हो जाएगी, मुश्किल। हाँ, आप सुधार सकते हो, आपके पास समय है, क्योंकि 12वीं में जाने के बाद में इतना टाइम नहीं मिलता, और ना ही 12वीं के अध्यापक इस तरह से बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि सिलेबस बड़ा होता है, बोर्ड की परीक्षा होती है, सिलेबस करवाने में जोर आता है। यहाँ तो छोटी कक्षा है, छोटे छोटे पाठ है, तो मैं बता दिया करता हूँ ताकि आगे जोर ना पड़े। समझ आ रही है? तो कह रहा है स्मृति पटल पर अतीत, अतीत होता है बीता हुआ कल, अतीत लिख लो, इसका अर्थ पीछे नहीं है शब्दार्थ में, पीछे शब्दार्थ में है नहीं, अतीत नहीं है ना। हाँ, तो ये इसका अर्थ लिखो, अतीत होता है बीता हुआ कल। अतीत क्या होता है? इसका विलोम कर दो, उल्टा कर दो, भावी। ये विलोम शब्द में आते हैं कभी कभी कंपटीशन में, बीएसटीसी में, बीएड में,
अतीत का उल्टा क्या हो जाएगा? भावी होता है आने वाला, और अतीत होता है बीता हुआ। जैसे कल होता है ना, कल कल एक तो होता है आने वाला कल, एक होता है बीता हुआ कल। अंग्रेजी में अलग अलग है, वहाँ पहचान लेंगे टुमारो यस्टरडे, लेकिन हिंदी में पता नहीं चलता कल आने वाला है या बीता हुआ है, पता ही नहीं चलता। वाक्य देखेंगे तो पता लगेगा, कल गया था मतलब कल जाऊंगा, यूं पता चलता है। तो यहाँ आपको नया शब्द बता दिया मैंने, स्मृति होता है याद, स्मृति याद, अर्थ भी लिख लो, पुरानी यादें, है ना। और अतीत क्या होता है बता दिया, लिख दिया। तो दोबारा सुनो इस लाइन को, बदलू फिर भी चुप रहा। क्यों चुप रहा वो? क्योंकि वो बीते हुई जो बातें हैं उनको स्मृति पर, यादों में लाने का कोशिश कर रहा था, प्रयास कर रहा था कि स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, अचानक याद आया उसे, आओ 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 लल्ला बैठो। याद आ गया ना आपको? क्या पता लगा याद आ गया? लल्ला से, क्योंकि वो लल्ला कहकर बुलाता था, पहचान गया वो। आओ आओ लल्ला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए हो? बोला हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दे दिया। काका के आगे क्या है? ये संबोधन है। काका के आगे क्या लगा हुआ है? हाँ, तो काका को कह रहे हैं। अब आगे पढ़ेंगे कल, ठीक है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।